नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। जहाँ पे मैंने पिछली बार एनसीईआरटी 11th क्लास की ज्योग्राफी किताब छोड़ी थी इंडिया फिजिकल एनवायरनमेंट की, वहीं से शुरुआत कर रहे हैं। तो पेनिनसुलर प्लेट्यू को जल्दी से समझने की कोशिश करेंगे। पेनिनसुलर प्लेट्यू, उसके 3 पार्ट्स, डेक्कन प्लेट्यू, आइलैंड्स, सेंट्रल हाईलैंड्स, इन सबको यहाँ पे हम लोग समझेंगे। तो भाई, पेनिनसुलर प्लेट्यू की बात की जाए, क्या क्या आता है आपका पेनिनसुलर प्लेट्यू में। तो अगर आप नक्शा देखो भारत देश का, मैं आपको ऊपर दिखा देता हूँ। वैसे मैंने आपको पहले भी दिखाया है, ये पूरा का पूरा आपका पेनिनसुलर प्लेट्यू है, फुल, दिस कंप्लीटली इज पेनिनसुलर प्लेट्यू। और ये जो नॉर्थ ईस्ट का पार्ट है ना, दिस इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ पेनिनसुलर प्लेट्यू। तो पेनिनसुलर प्लेट्यू तो आपको थोड़ा बहुत क्लियर होना चाहिए, जितना अब तक मैंने आपको एक्सप्लेनेशन दिया है। 9th क्लास की ज्योग्राफी किताब भी आपने देखी होगी। पेनिनसुलर प्लेट्यू के अंदर 3 छोटे छोटे पार्ट्स आते हैं। वो 3 छोटे छोटे पार्ट कौन से हैं? डेक्कन हाईलैंड, सेंट्रल हाईलैंड्स और नॉर्थ ईस्टर्न प्लेट्यू। थोड़ी और बेसिक इन्फो देख लेते हैं। तो अगर आप देखोगे तो रिवर्स जो बहती हैं आपकी पेनिनसुलर प्लेट्यू में, वहाँ पे 150 मीटर ऊपर है इस प्लेट्यू की हाइट। फिर आप देखोगे तो जो एलिवेशन है पेनिनसुलर प्लेट्यू का, वो 600 से 900 मीटर है और एक इरेगुलर ट्राइंगल बनाता है। कुछ इस प्रकार का ट्राइंगल बनता है आपका पेनिनसुलर प्लेट्यू का, जिसके नॉर्थ ईस्ट में आपके दिल्ली रीज आती है। फिर आप कह लो राजमहल हिल्स आपके ईस्ट में आते हैं, गिर रेंज इसकी वेस्ट में आती है, कार्डमम हिल्स इसके साउथ में आते हैं। कार्डमम हिल्स, राजमहल हिल्स, ये सब मैं आपको नक्शे में दिखा चुका हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे खास बात क्या है, इसका एक एक्सटेंशन नॉर्थ ईस्ट में। मैं थोड़ा जल्दी यहाँ पे इसलिए कवर कर रहा हूँ क्योंकि पेनिनसुलर प्लेट्यू के बारे में काफ़ी इन्फो मैंने पहले दी है। अगर आप मेरी 9th क्लास की ज्योग्राफी की बात कर लो, चाहे इससे पहले की वीडियोस की बात कर लो। फिर पेनिनसुलर प्लेट्यू के बारे में क्या बताया गया है कि इसका जो एक एक्सटेंशन है, वो एक्सटेंशन नॉर्थ ईस्ट में भी है। तो जो कार्बी एंग्लोंग प्लेट्यू था, आपका मेघालय प्लेट्यू था, शिलोंग का इलाका हो गया, ये सब पेनिनसुलर प्लेट्यू के ही पार्ट है। और पेनिनसुलर, देखिए प्लेट्यू क्या होता है, प्लेट्यू होता है पठार। जैसे ये माउंटेन है, तो ये आपका माउंटेन हो गया, लेकिन एक एलिवेटेड लैंड हो जिसके ऊपर समतल जमीन हो, तो इसको आप बोलते हो प्लेट्यू, ठीक है भाई। अब जहां जहां पे प्लेट्यू बनेगा, उस नाम के हिसाब से उस जगह के प्लेट्यू का नाम रख दीजिएगा। जैसे हजारीबाग के इलाके के आसपास बनेगा तो आप हजारीबाग प्लेट्यू बोल दोगे, पालामू के आसपास बनेगा तो पालामू प्लेट्यू, कराची के आसपास तो रांची प्लेट्यू, मालवा के आसपास तो मालवा प्लेट्यू, कोयम्बटूर के आसपास तो कोयम्बटूर प्लेट्यू, कोयम्बटूर, मालवा, पलामू, हजारीबाग, ये सब बड़ी नोन लोकेशंस हैं। आप आराम से इनको ढूंढ के इनके पोर्ट प्लेट्यूज को पॉइंट आउट कर सकते हो। मैं इन प्लेट्यूज की लोकेशन आपको इसलिए नहीं दिखा रहा हूँ क्योंकि जो पूरा का पूरा हमारा पेनिनसुलर इंडिया है, वो पठारी इलाका है। आपको पता है नॉर्दर्न इंडिया के कंपैरिजन में जो पेनिनसुलर इंडिया है, उसकी हाइट थोड़ी उठी हुई है और वो इस तरफ की तरफ स्लोपिंग भी है, स्लोपिंग वाला पॉइंट भी आ गया है। तो इस प्लेट्यू में जिस जिस जगह पे जो जो भी लोकेशंस आ रही हैं, वहाँ पे आपका, जैसे रांची प्लेट्यू यहाँ बन जाएगा ओवरऑल झारखंड के पास, हजारीबाग प्लेट्यू भी इसके पास ही बनेगा। चलिए मैं आपको कुछ प्लेट्यूज की फोटोज दिखाई देता हूँ। तो अगर आप इस पर्टिकुलर को इमेज को देखो, तो यहाँ पे बुंदेलखंड प्लेट्यू, फिर नीचे बघेलखंड प्लेट्यू, मालवा प्लेट्यू, डेक्कन प्लेट्यू, इसके बारे में भी बात करेंगे, कर्नाटका प्लेट्यू, तेलंगाना प्लेट्यू, दंडाकारण्य प्लेट्यू, इधर शिलोंग प्लेट्यू, यहीं पे मेघालय भी आ जाता है, छोटा नागपुर प्लेट्यू इसी का पार्ट है आपका, हजारीबाग प्लेट्यू। तो कुल मिला के ये कुछ प्लेट्यूज हैं जिनकी मैंने आपको एक अप्रॉक्सीमेट लोकेशन दिखा दी। आप अपनी समझ के हिसाब से, एरिया के हिसाब से प्लेट्यू को आइडेंटिफाई कर सकते हो। अभी जो पूरा का पूरा पेनिनसुलर लैंड मास है, जिसमें इतने सारे प्लेट्यूज पाए जाते हैं, दिस इज द ओल्डेस्ट एंड मोस्ट स्टेबल। ओल्डेस्ट और मोस्ट स्टेबल क्यों? क्योंकि अगर आप हमारे हिमालयन लैंड मास की बात करोगे तो उसका आसपास का इलाका स्टेबल नहीं है, क्योंकि जो इंडियन प्लेट है वो यूरेशियन प्लेट में टक्कर मार रही है। तो भाई टेक्टोनिक एक्टिविटी बहुत होती है, चीज़ें स्टेबल नहीं है। लेकिन पेनिनसुलर ब्लॉक में कंपेरेटिवली टेक्टोनिक एक्टिविटी नहीं है। हाँ, कुछ जगह पे फॉल्स डेवलप हो गए हैं, कुछ जगह पे आप कह सकते हो जो क्रैक है, हमारी जो प्लेट है वो क्रैक है, बट ओवरऑल टेक्टोनिकली वो थोड़ा बहुत स्टेबल है। बहुत जगहों पे फॉल्ट है, जैसे कि अभी भीमा फॉल्ट आएगा जो कि महाराष्ट्र और कर्नाटका के बॉर्डर पे, भीमे बेसिन पे। तो फॉल्ट्स डेफिनेटली है, बट ओवरऑल तो हमारा जो पेनिनसुलर प्लेट्यू है बहुत पुराना है और बहुत स्टेबल है। आगे बढ़ने से पहले वीडियो पे लाइक का बटन दोस्तों, अगर अब तक आपने इस वीडियो को शेयर नहीं किया है, इस चैनल को शेयर और नहीं किया है, डेफिनेटली कर दीजिए। जितना हो सके दोस्तों ज्वाइन बटन दबाएं। अगर आप भीड़ में ज्वाइन बटन दबाते हैं, इट इज़ रियली वेरी हेल्पफुल टू मी।
अगर आप सच में मुझे फॉलो कर रहे हो, मेरी वीडियोस को फॉलो कर रहे हो और किसी भी तरह से कंट्रीब्यूट करना चाहते हो तो प्लीज़ क्लिक द ज्वाइन बटन। इट डेफिनेटली हेल्प्स मी टू सस्टेन, क्योंकि सारी वीडियो फ्री ऑफ कॉस्ट है, किसी भी चीज़ के पैसे मैं ले नहीं रहा हूँ। सो दैट्स वाई आई नीड यू टू क्लिक द ज्वाइन बटन। साथ साथ वीडियो को शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। इंस्टाग्राम पे चाहें तो फॉलो कर सकते हैं और टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पे आपको मेरे लेक्चर्स की, जो करंट अफेयर्स के लेक्चर्स हैं, उनकी PDF मिल जाया करेगी। साथ साथ harshitdwedi.com पे डेली बेसिस पे जो करंट अफेयर्स का डेली आर्टिकल है और कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स अपडेट हो सकते हैं, तो आप harshitdwedi.com चेकआउट कर सकते हैं। इन हर चीज़ का लिंक, ज्वाइन बटन, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, सबका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। फिर क्या बताया जा रहा है, जनरल एलिवेशन ऑफ द प्लेट्यूज फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट। ये मैं आपको कई बार बता चुका हूँ। अगर ये हमारा इंडियन लैंड मास है तो स्लोप इस तरफ है, इस तरफ होने की वजह से सारी गोदावरी, कृष्णा, कावेरी सब आपको इस तरफ बहती दिखेगी। ये मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था। 2 एक्शंस बताए थे, नर्मदा और तापी। और नर्मदा तापी एक्सेप्शन क्यों थे? क्योंकि रिफ्ट वैली में बह रही है। तो यहाँ जल्दी बता दिए, क्योंकि पहले एक्सप्लेन किया। फिर क्या बोला गया, नेम सम रिवर्स ऑफ पेनिनसुलर प्लेट्यू व्हिच हैव कन्फ्लुएंस इन बे ऑफ बंगाल एंड अरेबियन सी। यार ये तो मजाक की बात हो गई। फिर क्योंकि मैंने अभी बताया गोदावरी, कृष्णा, कावेरी ये सब कहाँ गिर रही है, कि बे ऑफ बंगाल में, और अरेबियन सी में कौन सी गिर रही है? नर्मदा तापी। तो इसमें ज़्यादा बताने की जरूरत नहीं है। हाँ, खास बात यहाँ पे ये, मेंशन सम लैंड फॉल्स विच आर टिपिकल टू द ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स बट आर एब्सेंट इन वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स। कुछ ऐसे लैंड फॉर्म्स बताइए जो ईस्ट फ्लोइंग रिवर में आपको मिल जाएंगे बट वेस्ट फ्लोइंग रिवर में आपको नहीं मिलेंगे। तो ईस्ट फ्लोइंग रिवर में आपको डेल्टाज मिल जाएंगे, ईस्ट फ्लोइंग रिवर में आपको ऑक्सबो लेक्स मिल जाएंगी, मियांडरिंग मिल जाएंगी। वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स में आपको ये सब नहीं मिलेगा। डेल्टा क्या होते हैं, मियांडरिंग क्या होती है, ऑक्सबो लेक क्या हो सकती है, 11th क्लास फिजिकल ज्योग्राफी किताब पढ़ो, और अगर ढंग से पढ़िए तो जितना मैंने बताया इसके अलावा ऐसा कोई फिजिकल फीचर, कोई डिपोजिशनल लैंडफॉर्म, कोई इरोजनल लैंडफॉर्म जो कि ईस्टर्न फ्लोइंग रिवर बनाती है बट वेस्टर्न फ्लोइंग रिवर नहीं बनाती है, तो नीचे कमेंट बॉक्स में बताओ जितने मैंने बताया उसके अलावा। फिर आप देखोगे तो कुछ और फिजियोग्राफिक फीचर्स हैं जो कि हमारे पेनिनसुलर ब्लॉक में पाए जाते हैं, जैसे टॉर्स, ब्लॉक माउंटेन्स, रिफ्ट वैलीज। देखिए, रिफ्ट वैली और ब्लॉक माउंटेन मैं आपको बताऊंगा नहीं, रिफ्ट वैली पहले बता चुका हूँ। ब्लॉक माउंटेन मैंने आपको बताया था कि एक ज़मीन समतल है, थोड़ी टूट के नीचे चली गई तो बचा हुआ इलाका उठा नजर आएगा, वो ब्लॉक माउंटेन है। बेयर रॉकी स्ट्रक्चर्स। अच्छा, हमोकी हिल्स, क्वार्टजाइट डिक्स, टॉर्स, ये सब क्या चीज़ें, तो इनकी फोटो मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। जैसे ये है हमोकी हिल्स। हमोकी हिल्स का मतलब होता है कि छोटे छोटे माउंट्स, ये ज़्यादा बड़े नहीं होते। तो माउंटेन्स के बगल में आपको छोटे छोटे उठे हुए टीले दिख जाएंगे, माउंट टाइप की। बिल्कुल माउंटेन जितने ऊपर नहीं होते, 50 फीट से कम ऊपर होते हैं ये, तो इनको आप बोलते हो हमोकी हिल्स। फिर अगर नेक्स्ट देखा जाए तो नेक्स्ट ये क्या है, ये टॉर। इस प्रकार की जो रॉक्स चट्टानें होती हैं अक्सर कर आपको दिख जाएंगी, इनको टॉर्स बोला जाता है। यहाँ पे लोग फोटो वोटो खिंचाते जाके। और ये डिक है, एक्चुअली में बसाल्ट डिक है और हम क्वार्टजाइट डिक की बात करें तो यहाँ पे बसाल्टिक रॉक है तो बसाल्टिक डिक हो गई, क्वार्टजाइट रॉक होती तो क्वार्टजाइट डिक होती। तो डिक दिख रहा है ना, ये चट्टान, ये चट्टान, इसके बीच चट्टान काफी हद तक टूट गई है, तो कुछ इस प्रकार का स्ट्रक्चर बना है, इसको आप क्या बोलते हो? इसको आप डिक बोलते हो। गॉट इट? ठीक है भाई। फिर क्या बताया जा रहा है, द वेस्टर्न एंड नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ द प्लेट्यू हैज एन एम्फेटिक प्रेजेंस ऑफ ब्लैक सॉइल। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था, ये जो इंडियन लैंड मास है, जब ये नॉर्दर्न मूवमेंट कर रहा था तो एक बड़े टेक्टोनिकली एक्टिव जोन से निकला जहाँ पे बहुत सारा लावा एमिट हुआ इसकी सरफेस पे, जिसके चलते इस इलाके में बहुत सारा ब्लैक कॉटन सॉइल जमा हो गया। तो यही बोला जा रहा है कि वेस्टर्न एंड नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ द प्लेट्यू हैज प्रेजेंस ऑफ ब्लैक सॉइल, और ये ब्लैक सॉइल कॉटन को उगाने में मदद करता है, इसलिए इसको नाम दिया गया है ब्लैक कॉटन सॉइल। फिर आप देखोगे तो पेनिनसुलर प्लेट्यू में बहुत सी टेक्टोनिक एक्टिविटीज हुई, इसका अपलिफ्टमेंट भी हुआ है, सबमर्जेंस भी हुआ है। ऑब्वियस सी बात है, देखिए अब ये गोंडवाना लैंड से टूटा, पाइप पूरा का पूरा इक्वेटर कवर करता हुआ लोअर एशिया से आके जुड़ा, तो कितने टेक्टोनिकली एक्टिव जोन से टूटा होगा, जब पेंजिया से टूटा होगा तब कुछ टेक्टोनिक एक्टिविटी हुई होगी। तो इतना लंबा मिलियंस ऑफ ईयर का समय हो चुका है, तो डेफिनेटली इस पेनिनसुलर प्लेट्यू में बहुत सी ऐसी जगह होंगी जो ऊपर उठी होंगी, बहुत सी ऐसी जगह होंगी जो नीचे धस गई होंगी। जैसे कि एक फॉल्ट है, भीम फॉल्ट। मैंने आपको बताया कि भीमा फॉल्ट भीमा बेसिन पे, जो कि महाराष्ट्र और आपका कर्नाटका के बॉर्डर पे आता है, तो इतना डिटेल में उसको देखने की जरूरत नहीं है। तो कुल मिला के आप देखोगे इस फॉल्टिंग की वजह से, फ्रैक्चर्स की वजह से, टेक्टोनिक एक्टिविटी की वजह से पेनिनसुलर प्लेट्यू के रिलीफ में बहुत डाइवर्सिटी आ गई। रिलीफ मतलब जो अपर एज है पेनिनसुलर प्लेट्यू की, जो सरफेस है वो पेनिनसुलर प्लेट्यू की, वो कैसी है, कहाँ उठी, कहाँ दबी, कहाँ सपाट, कहाँ टेढ़ी मेढ़ी, इसको आप रिलीफ बोलते हो। फिर अगर बात की जाए
तो इस प्रैडी के नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में आपको रेवाइंस और गॉर्जेस मिलते हैं। तो ओवरऑल अगर ये प्रैडी है तो इस नॉर्थ वेस्ट पार्ट में, तो इस नॉर्थ वेस्ट पार्ट में थोड़ा बहुत गुजरात, थोड़ा बहुत आपका मध्य प्रदेश, थोड़ा बहुत आपका राजस्थान आ जाएगा। अब यहाँ पे आपको चंबल, भिंड और मोरेना के रेवाइंस की बात। देखिए गॉर्जेस आपको पता है क्या होते हैं, होता है ना कि चट्टानों को तोड़ती हुई नदी निकल गई तो गॉर्ज हो गई। एक समय पे ये जो चंबल की बीघा जमीन है, आज की डेट में जो चंबल की बीघा जमीन नजर आती है, हो सकता है वहां पे कोई पानी का सोर्स बहता हो, और उस पानी के सोर्स ने क्या किया हो कि इधर जो चट्टानें उठी हुई हैं और इधर जो चट्टानें उठी हुई, इसके बीच में एक गड्ढा सा बना दिया हो। इसको आप रेवाइन बोलते हो। रेवाइन और गॉर्जेस में इतना ही फर्क होता है कि गॉर्जेस चौड़े होते हैं और गॉर्जेस के बगल में जो पहाड़ होते हैं वो ऊंचे होते हैं। रेवाइंस के बगल के पहाड़ ज्यादा ऊंचे नहीं है, रेवाइंस ज्यादा चौड़े नहीं है। पहाड़ ज्यादा इस ऊंचे क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पे काफी सारा इरोजन ऑलरेडी हो चुका है और अब ये बिल्कुल सूखा नजर आ रहा है। कभी यहाँ पे नदी बहती होगी, अब यहाँ पे नदी नहीं बहती। समझ गए? तो ये होते हैं आपके रेवाइंस। तो प्रोमिनेंट रिलीफ फीचर्स के आधार पर पेनिनसुलर प्लेट्यू को 3 भागों में बांटा जा सकता है, डेक्कन प्लेट्यू, सेंट्रल हाईलैंड और नॉर्थ ईस्टर्न प्लेट्यू। अगर इसका फिगर देखें तो सबसे ऊपर ही इसका फिगर है। यहाँ पे आपको दिख रहा है डेक्कन प्लेट्यू, यहाँ पे आपको दिख रहा है सेंट्रल हाईलैंड्स, यहाँ पे आपको दिख रहा है नॉर्थ ईस्टर्न प्लेट्यू। ठीक है भाई, एक एक करके इनकी जानकारी देखते हैं। डेक्कन प्लेट्यू के वेस्ट में वेस्टर्न घाट, ईस्ट में ईस्टर्न घाट्स और साउथ नॉर्थ में सतपुरा, बैकाल और महादेव हिल्स। तो भाई एक एक करके दोनों को देखते हैं। तो ये डेक्कन प्लेट्यू, इधर वेस्टर्न घाट्स, इधर ईस्टर्न घाट्स, और नॉर्थ में क्या बोला इसने? तो इसके नॉर्थ में बोला गया है कौन कौन सी रेंजेस? सतपुरा, मैकाल और महादेव। तो भैया नक्शे पे आ जाओ। नक्शे पे है, यहाँ पे सतपुरा रेंज आपको ये नजर आ रही है, दिस सतपुरा रेंज, दिस इज मैकाल रेंज, दिस इज महादेव हिल्स। तो यही बोला गया ना, सतपुरा, मैकाल और महादेव। तो इनकी लोकेशन आपको इस पर्टिकुलर मैप में यहाँ, यहाँ और यहाँ नजर आ गई। तो ये नॉर्दर्न एज है। किसका नॉर्दर्न एज है? डेक्कन प्लेट्यू का। तो यहाँ पे डेक्कन प्लेट्यू खत्म हो जाता है। सतपुरा के और नॉर्थ में चले जाओगे तो क्या आ जाएगा? फिर आ जाएगा आपका सेंट्रल हाईलैंड्स। उसको थोड़ी देर में हम लोग डिस्कस करते हैं। वेस्टर्न घाट्स की अगर आप बात करोगे तो वेस्टर्न घाट्स को हर जगह पे वेस्टर्न घाट्स नहीं बोला जाता है। ओवरऑल एरिया वाइज वेस्टर्न घाट्स का नाम बदल जाता है। फॉर एग्जाम्पल वेस्टर्न घाट्स को महाराष्ट्र में सह्याद्री बोला जाता है, कर्नाटका में नीलगिरी हिल्स बोला जाता है, तमिलनाडु में नीलगिरी हिल्स बोला जाता है, केरला में अन्नामलाई हिल्स और कार्डमम हिल्स बोला जाता है। फिर अगर आप वेस्टर्न घाट्स और ईस्टर्न घाट्स को कंपेयर करोगे तो वेस्टर्न घाट्स थोड़े ऊंचे हैं व्हेन कंपेयर टू ईस्टर्न घाट्स, और वेस्टर्न घाट्स कंटिन्यूस है। मतलब वेस्टर्न घाट्स में बीच में पासेस कम है, कटे कम है, लेकिन ईस्टर्न घाट्स तो बहुत जगहों पे बटे। ईस्टर्न घाट्स के बीच से नदियां निकल निकल के डेल्टा बनाती हैं। तो ईस्टर्न घाट्स कम कंटिन्यूस है, वेस्टर्न घाट्स बहुत ज्यादा कंटिन्यूस है, और वेस्टर्न घाट्स ज्यादा ऊंचे हैं ईस्टर्न घाट्स से। फिर यहाँ पे क्या बताया जा रहा है कि जो वेस्टर्न घाट्स हैं उनका एवरेज एलिवेशन है 1500 मीटर, विद द हाइट इंक्रीजिंग फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। तो वेस्टर्न घाट्स में नॉर्थ टू साउथ जाओगे तो हाइट बढ़ेगी। हाइट कितनी है? एवरेज 1500 मीटर। सबसे हाईएस्ट पीक कौन सी वेस्टर्न घाट्स की? अनाईमोड़ी 2695 मीटर। ठीक है, पेनिनसुलर प्लेट्यू की। इनफैक्ट वेस्टर्न घाट्स नहीं, पेनिनसुलर प्लेट्यू की सबसे हाईएस्ट पीक है ये अनाईमलाई हिल्स वेस्टर्न घाट्स में। और उसके बाद जो सबसे ऊंची पीक है वो है डोडा बेटा पीक 237 मीटर नीलगिरी हिल्स में। पेनिनसुलर रिवर्स की बात की जाए तो ज्यादातर पेनिनसुलर रिवर्स आपकी वेस्टर्न घाट से निकलती है। ईस्टर्न घाट्स की बात की जाए तो डिसकंटिन्यूअस है, बहुत जगहों पे कटे हुए हैं, छोटे छोटे हिल्स हैं, हाईली इरोडेड है, और महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी इनके बीच से निकल के बड़े बड़े डेल्टास बनाती हैं। फिर कुछ इंपॉर्टेंट हिल रेंजेस की बात की जाए तो जवाड़ी हिल्स, पालकोंडा रेंज, नल्ला मल्ला हिल्स, महेंद्रगिरी हिल्स, ये कहाँ पे? ये सब ईस्टर्न घाट्स में। एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, ईस्टर्न घाट्स और वेस्टर्न घाट्स एक दूसरे से नीलगिरी हिल्स पे मिलते हैं। यहाँ देखिए आपको ईस्टर्न घाट्स में नल्ला मल्ला, पालकोंडा, जवाड़ी, शेवरॉय ये सब मिल जाएंगे। ये जो नीलगिरी हिल्स वाला पॉइंट है ना, यहाँ पे वेस्टर्न घाट्स और ईस्टर्न घाट्स ये एक दूसरे को टच करते हैं। ठीक है, गॉट इट। फिर आगे बात करते हैं, सेंट्रल हाईलैंड्स की बात करते हैं। दे आर बाउंडेड टू द वेस्ट बाय अरावली। सतपुरा इज अ सीरीज ऑफ स्कार्प प्लेट्यूज टू द साउथ, जनरली एट एन एलिवेशन बिटवीन 600 to 900 मीटर। तो देखिए अगर आप यहाँ देखो तो जो सेंट्रल हाईलैंड है इसके नॉर्थ वेस्ट में अरावली बोला जा रहा है। अगर अरावली यहाँ से निकल रहा है तो आपका सेंट्रल हाईलैंड ऑलमोस्ट अरावली तक पहुंचा है।
मतलब पूरी तरीके से तो नहीं बट ऑलमोस्ट अरावली तक पहुंचा। तो बाउंडेड टू द वेस्ट बाई अरावली रेंज, साउथ में सतपुरा रेंज है। तो भैया इसके साउथ में यहाँ पे आपको सतपुरा रेंज नजर आएगी। आपको पता है कि डेक्कन प्लेट्यू का जो नॉर्दर्न एंड होता है वो आपका सतपुरा रेंज है, और सतपुरा रेंज के नॉर्थ में शुरू होगा सेंट्रल हाईलैंड, जो कि ऑलमोस्ट पूरा का पूरा अरावली रेंज तक पहुंचता है। ठीक है भाई। अगर आप सतपुरा की बात करो तो सतपुरा इज अ रेलिक्ट माउंटेन, और ये रेलिक्ट माउंटेन रेंजेस आपको कहाँ मिल जाएंगे? सेंट्रल हाईलैंड्स में मिल जाएंगे। सेंट्रल हाईलैंड्स में बहुत सारी ऐसी चट्टानें आपको दिखेंगी। कुल मिला के इन इलाकों में जो भी थोड़े बहुत पहाड़ थे वो पहाड़ बहुत इरोड हुए, देर हाईली डेन्यूडेड। ऊंचे थे बट काट काट के रीजनल फैक्टर्स ने उनको बहुत नीचा कर दिया। तो जो भी माउंटेन्स मिल रहे हैं वो आपको कम हाइट के मिल रहे हैं और कोई कंटिन्यूअस रेंज नहीं मिल रही। सतपुरा फिर भी बहुत कंटिन्यूअस रेंज है, ठीक है ना। ओके, ओवरऑल काफी लेकिन सेंट्रल हाईलैंड्स में जो आपको आप कह सकते हो कि माउंटेन्स वगैरह मिलते हैं ना, वो कंटिन्यूअस रेंज में नहीं है, बीच में बहुत कटे हुए हैं, कम हाइट के कंपेयर टू सतपुरा रेंज। सतपुरा रेंज साउथ में इसके। गॉट इट। फिर पेनिनसुलर प्लेट्यू की बात की जाए तो पेनिनसुलर प्लेट्यू जैसलमेर तक पहुंचता है वेस्ट में। तो अगर हम इस पर्टिकुलर फोटो को देखें तो जैसलमेर कहाँ है? तो जैसलमेर बेसिकली यहाँ कहीं है दोस्तों। अब जैसलमेर यहाँ है और यह क्या बोल रहा है कि पेनिनसुलर प्लेट्यू के एक्सटेंशन जैसलमेर तक पहुंचते हैं। तो ओवरऑल आप समझ सकते हो कि यहाँ पे जो फिगर है इसमें कंप्लीट मैसेज कुछ समझ लीजिए कि इतना आपका सेंट्रल हाईलैंड है, आप ये समझ लीजिए, और नीचे जो प्लेट्यू है ना वो प्लेट्यू यहाँ तक खींच रहा है भाई। ठीक है, जैसलमेर तक ये प्लेट्यू खींच रहा है। अब देखिए आगे क्या बताया जा रहा है। ये जो जैसलमेर वाला इलाका है जहाँ पे आपका पेनिनसुलर प्लेट्यू पहुंच रहा है, वहाँ पे लॉन्गिट्यूडनल सैंड रिजेस और क्रेसेंट शेप्ड सैंड ड्यून्स मिल जाते हैं जिनको आप बारचन बोलते हो। बारचन में फिगर के साथ पूरी साइंस के साथ फिजिकल ज्योग्राफी 11th क्लास में पढ़ा चुका हूँ, यहाँ दोबारा रिपीट नहीं करूंगा। प्लस ये जो सेंट्रल हाईलैंड वाला जो इलाका है ना, इट हैज अंडरगॉन मेटामॉर्फिज्म इन इट्स जियोलॉजिकल हिस्ट्री। एक्चुअली बात समझिए, यहाँ पे कंफ्यूज मत होइएगा, हो सकता है मेरे वर्ड्स आप थोड़ा कंफ्यूज हो गए हो। यहाँ पे जो सबसे बड़ा हेड है वो सबसे बड़ा हेड है आपका पेनिनसुलर प्लेट्यू। डेक्कन प्लेट्यू भी पेनिनसुलर प्लेट्यू का पार्ट है, सेंट्रल हाईलैंड भी पेनिनसुलर प्लेट्यू का पार्ट है, नॉर्थ ईस्टर्न प्लेट्यू भी पेनिनसुलर प्लेट्यू का पार्ट है। हम यहाँ पे जो सेग्रीगेशन कर रहे हैं ना वो डेक्कन प्लेट्यू और सेंट्रल हाईलैंड के बीच में कर रहे हैं। तो ये जो मैंने आपको सतपुरा रेंज बताई थी ना, इसके साउथ में आपका डेक्कन प्लेट्यू है और नॉर्थ में आपका सेंट्रल हाईलैंड है। नॉर्थ और साउथ दोनों ही पेनिनसुलर प्लेट्यू में आते हैं। तो अगर मैं कभी डेक्कन प्लेट्यू की बजाय पेनिनसुलर प्लेट्यू बोल गया हूँ तो कंफ्यूज मत होइएगा, समझ रहे हैं ना बात को। हम ओवरऑल पेनिनसुलर प्लेट्यू को पढ़ रहे हैं और यहाँ पे यही बताया गया कि जो पेनिनसुलर प्लेट्यू है वो यहाँ जैसलमेर सिटी तक पहुंचा हुआ है। तो ओवरऑल ये पूरा का पूरा डेक्कन प्लेट्यू, ये पूरा का पूरा सेंट्रल हाईलैंड, ये सब आपका पेनिनसुलर प्लेट्यू का फॉर्म है और ये पेनिनसुलर प्लेट्यू आपका इंडियन डेजर्ट तक पहुंचा है। तो अभी के लिए जो हम बाउंड्रीज पढ़ रहे हैं ना कि सेंट्रल हाईलैंड के नॉर्थ वेस्ट में अरावली मिलेगी, डेक्कन प्लेट्यू के नॉर्थ में सतपुरा मैकाल महादेव मिलेंगे, ये सब डेक्कन प्लेट्यू सेंट्रल हाईलैंड की बाउंड्रीज हैं। ये सब अपने आप में ही पेनिनसुलर प्लेट्यू के हिस्से हैं। कंफ्यूज ना हो इसलिए मैं बोल दिया, क्योंकि हो सकता है कहीं कहीं मैं डेक्कन प्लेट्यू के बजाय पेनिनसुलर प्लेट्यू बोल जाऊँ जल्दी जल्दी में, आप मत कंफ्यूज होइएगा। फिर इस पूरे के पूरे सेंट्रल हाईलैंड वाले इलाके में आपको मेटामॉर्फिक रॉक्स मिलेंगे जैसे कि मार्बल, स्लेट, ग्नीस। मतलब ओवरऑल यहाँ पे बहुत सारे मेटामॉर्फिक प्रोसेसेस हुए हैं। बहुत सारी ऐसी ज़मीन थी या फिर कंसोलिडेटेड डिपॉजिट्स थे जो नीचे दबते चले गए और प्रेशर के अंदर वो मेटामॉर्फिक रॉक्स में कन्वर्ट हो गए। सेंट्रल हाईलैंड्स का अगर आप एलिवेशन देखते हो, इट इज 700 to 1000 मीटर अबव मेन सी लेवल और इसका डायरेक्शन क्या है, नॉर्थ से नॉर्थ ईस्ट में। तो अगर ये सेंट्रल हाईलैंड्स है, ठीक है, तो कुछ इस तरफ इसका डायरेक्शन निकल के आ रहा है, ठीक है भाई। लेकिन ऑब्वियस सी बात है सेंट्रल हाईलैंड से ज़्यादा नदियाँ नहीं निकलती हैं, जो भी नदियाँ निकलती हैं वेस्टर्न घाट से निकलती हैं और इनका डायरेक्शन आपका ऐसा होता है, ठीक है भाई। अच्छा, सेंट्रल हाईलैंड से जो नदियों का इस तरीके का डायरेक्शन निकल के आ रहा है ना, यहाँ से बहुत सारी नदियाँ निकल के भी जाके मिलने वाली हैं कहाँ पे, यमुना में। उसके बारे में भी बात करेंगे। खास बात यह है कि यमुना की ज़्यादातर जो ट्रिब्यूटरीज हैं वो विंध्यन रेंज से निकलती हैं और कैमूर रेंजेस से निकलती हैं, और ये जो विंध्यन और कैमूर है ये आपका सेंट्रल हाईलैंड में ही आता है, समझिए। चूंकि ये सेंट्रल हाईलैंड है, मैं यहाँ फिगर के दिखाता हूँ, ये सेंट्रल हाईलैंड में थोड़ा सा इसको इरेज कर देता हूँ क्योंकि यहाँ पे काफी मेसी हो रखा है, ठीक है। अब थोड़ा सा आपको क्लियर दिखेगा। तो इस सेंट्रल हाईलैंड की जो स्लोप है वो कुछ ऐसी है, इस तरीके से स्लोप देखिए। तो यहाँ पे जो भी नदियां दिखेंगी वो ऐसे बहेंगी, ठीक है ना। तो ओवरऑल यहाँ पे
जो ज्यादातर यमुना की ट्रिब्यूटरीज हैं वो कहाँ से, विंध्यन रेंज से निकल रही, कैमूर रेंज से निकल रही। विंध्यन कैमूर में आपको नक्शे पे दिखा चुका हूँ। ये सब जाके आपकी किससे मिल जाती है, यमुना से मिल जाती है। बानस नदी भी जाके आपकी यमुना से मिलती है। एक्चुअली बानस नदी पहले जाके चंबल से मिलती है और चंबल फिर जाके यमुना से मिलती है। लेकिन ये जो बानस नदी है ना, ये अरावली हिल से निकल रही है, ठीक है, ये याद रखिएगा। बाकी जितनी भी यमुना की ट्रिब्यूटरीज हैं, ठीक है, वो कहाँ से निकल रही, विंध्यन और कैमूर रेंजेस से। बट ये जो बानस नदी है वो चंबल से निकल, वो सॉरी, वो आपकी अरावली हिल से निकल रही है। एक बार इसका फिगर देखते हैं। ये देखिए यहाँ पे इस फिगर में आपको क्या नजर आ रहा है, मैं इरेज कर देता हूँ, मैकाल रेंज वगैरह पे मैंने पॉइंट कर रखा है चीजें। हाँ, आप ध्यान से देखिए, अगर आप देखोगे तो ये जो बानस नदी आ रही है ना, ये वाली बानस नदी, ये कहाँ से आ रही, अरावली रेंज से आ रही। ये बानस नदी कहाँ जाके मिली, चंबल में जाके मिली। चंबल यहाँ से आ रही। चंबल में और कौन सी नदियां मिल रही हैं, काली सिंध मिल रही है, पार्वती मिल रही है। चंबल फाइनली जाके यमुना में मिल रही है। यमुना में और कौन सी नदियां मिल रही है, सिंध मिल रही है, बेतवा मिल रही है। बेतवा और दसान मिलके फिर फाइनली जाके वो यमुना में मिल रही है, ठीक है ना, केन मिल रही है। तो ये कुछ नदियां हैं जो जाके सीधे यमुना में गिर रही हैं। ज्यादातर जो यमुना के ट्रिब्यूटरीज हैं वो आपकी विंध्यन रेंज से निकलती हैं या फिर वो आपकी कैमूर हिल्स से निकलती हैं। और एक बड़ी ट्रिब्यूटरी चंबल की बानस, जो कि फाइनली अपना पानी यमुना में ही ड्रेन करेगी, वो अरावली रेंज से निकल रही है, ठीक है। फिर आप देखोगे सेंट्रल हाईलैंड का जो ईस्टर्न एक्सटेंशन है वो कहाँ तक है, राजमहल हिल्स तक गया है। टू द साउथ ऑफ विच लाइज अ लार्ज रिजर्व ऑफ मिनरल रिसोर्सेज इन छोटा नागपुर प्लेट्यू। छोटा नागपुर प्लेट्यू की लोकेशन मैंने आपको दिखाई। और जो सेंट्रल हाईलैंड्स का ईस्टर्न एज है वो कहाँ तक जाता है, वो भाई राजमहल हिल्स तक जाता है। तो सेंट्रल हाईलैंड्स ईस्टर्न हेड राजमहल हिल्स तक। एक बार हम लोग राजमहल हिल्स की लोकेशन देखते, क्या दिख रही है, जी हाँ बिल्कुल दिख रही है। उसके साउथ में या नॉर्थ में आपका, साउथ में आपका छोटा नागपुर प्लेट्यू है। छोटा नागपुर प्लेट्यू इज अ वेरी मिनरल रिच रिसोर्स रीजन। फिर बात करते हैं नॉर्थ ईस्टर्न प्लेट्यू की। ये जो नॉर्थ ईस्टर्न प्लेट्यू है ये भी मेन पेनिनसुलर प्लेट्यू का ही एक्सटेंशन है। नॉर्थ ईस्टर्न प्लेट्यू, कौन सी प्लेट्यू की बात हो रही है यहाँ पे, तो यहाँ पे इस पर्टिकुलर इलाके की बात हो रही है, नॉर्थ ईस्टर्न प्लेट्यू की। इसको मैंने पहले भी आपको दिखाया, ठीक है। तब नॉर्थ ईस्टर्न प्लेट्यू के बारे में क्या बताया जा रहा है कि इट इज बिलीव्ड दैट ड्यू टू फोर्स exerted by the northeastern movement of the Indian plate at the time of Himalaya, a huge fault was created between the Rajmahal Hills and the Meghalaya Plateau. Later, this depression got filled up by the deposition activity of numerous rivers. Today, the Meghalaya and Karbi Anglong Plateau stands detached from the main peninsular block. मैं आपको मेघालय प्लेट्यू और कार्बी एंगलोंग प्लेट्यू दोनों नक्शों पे दिखा चुका हूँ, फिर से एक बार दिखाता हूँ। लेकिन आप समझिए, जहाँ पे राजमहल हिल्स है, यहाँ पे राजमहल हिल्स है, और इसके उस तरफ चले जाएंगे तो आपका मेघालय प्लेट्यू आएगा। इसके बीच में जो जगह थी ना, यहाँ पे एक फॉल्ट आ गया जिसको मालदा फॉल्ट बोला जाता है। तो इस पर्टिकुलर फिगर को देखो, अगर यहाँ पे है आपका राजमहल हिल्स और यहाँ पे है आपका मेघालय प्लेट्यू और इधर कहीं आपका कार्बी एंगलोंग प्लेट्यू, तो ये बीच में आपका बना ना, ये फॉल्ट था। ये फॉल्ट एक खड्डा था, यहाँ पे जमीन टूटी, फैल गई, और फैली हुई जमीन में खड्डा था, लेकिन उस खड्डों को नदियों के सेडिमेंट में भर दिया तो हमें सपाट जमीन नजर आ रही है। काफी सारा इलाका यहाँ पे बांग्लादेश में चला जाता है इस गट्टे वाला, इसलिए इसको ज्यादा डिस्कस नहीं किया जाता है इंडिया की फिजियोग्राफी में। बहुत हद तक इसका हिस्सा आपका वेस्ट बंगाल में भी आता है। गॉट इट। अब यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। ये जो मेघालय प्लेट्यू यहाँ पे आपको दिख रहा है ना, यहाँ पे 3 हिल्स हैं, गारो हिल्स, खासी हिल्स, जैंतिया हिल्स। ये तीनों हिल्स किस नाम पे पड़े, तो यहाँ पे जो ट्राइब्स रहती हैं उन ट्राइब्स के नाम पे ये गारो, खासी, जैंतिया हिल की जो नाम है वो नामकरण का हुआ। देखिए ये लिखा है कि जो मेघालय प्लेट्यू 3 हिल्स में डिवाइडेड है, गारो, खासी, जैंतिया। जो ट्राइबल ग्रुप्स यहाँ रुकते हैं इनके नाम पे नाम रखा गया, ठीक है भाई। फिर आसाम में कार्बी एंगलोंग हिल्स मिलते हैं, इसी मेघालय प्लेट्यू का एक्सटेंशन। कार्बी एंगलोंग प्लेट्यू भी मैंने आपको दिखाई दिया। फिर जैसे छोटा नागपुर प्लेट्यू मिनरल रिच है, वैसे ही जो मेघालय प्लेट्यू है ये भी काफी मिनरल रिच है। यहाँ पे कोल, आयरन और सिलिमिनाइट, लाइमस्टोन, यूरेनियम सब कुछ मिल जाएगा। इस एरिया में अच्छी खासी रेनफॉल होती है। मैंने आपको बताया है कि मेघालय में क्या पहाड़ है, और यहाँ पे इन पहाड़ों के चलते फनलिंग इफेक्ट आता है। फनलिंग इफेक्ट क्या है कि गोल गोल पहाड़ है, जो मानसून जाता है वो हमारे नॉर्थ ईस्ट के पहाड़ों के बीच में फंस जाता है और घूम घूम के वहां पे बहुत बारिश कराता है। फिजिकल ज्योग्राफी में सब पढ़ाया है मैंने आपको। तो मेघालय में सबसे ज्यादा बारिश होती थी चेरापूंजी, माइसराम,
ये कौन से बेसिस पे होती थी? क्योंकि जो हमारा साउथ वेस्ट मानसून था उसकी जो बे ऑफ बंगाल ब्रांच थी वो उसकी विंड्स जाके आपके नॉर्थ ईस्ट के पहाड़ों में फंस जाती थी और फंसने की वजह से वो वहीं बारिश कराती रहती थी। तो फनलिंग इफेक्ट के चलते बहुत बारिश होती थी, क्योंकि इधर पहाड़ इधर पहाड़ इधर पहाड़ इधर पहाड़ इधर पहाड़, एक बार विंड अंदर घुसी तो बाहर नहीं निकल पाएगी, वो फंस गई और फिर यहाँ खूब बारिश ही बारिश होती रहेगी। समझ गए? अब ज्यादा बारिश होने की वजह से जो मेघालय प्लेटू की सतह है वो बहुत इरोड हो चुकी है, ठीक है ना। तो चेरापूंजी में आपको बिल्कुल रॉक की सतह मिलेगी, कोई वेजिटेशन नहीं है। क्योंकि देखिए वेजिटेशन को पानी चाहिए, बट इतना ज्यादा पानी भी नहीं चाहिए, पानी ही बरसता रहेगा हमेशा तो वेजिटेशन पनप ही नहीं पाएगी। इसीलिए आपको बिल्कुल बेयर रॉकी प्लेटू मिलता है मेघालय में, कोई वेजिटेशन ज्यादा नहीं मिलती। फिर बात करते हैं इंडियन डेजर्ट की। अरावली हिल्स के अगर आप नॉर्थ वेस्ट में चले जाते हो तो आपको मिलता है ग्रेट इंडियन डेजर्ट, ठीक है। इस ग्रेट इंडियन डेजर्ट में आपको बहुत सारे लॉन्गिट्यूडनल ड्यून्स मिल जाएंगे, अनड्यूलेटिंग टोपोग्राफी है। देखो नीचे गया जमीन, फिर ऊपर गई, फिर नीचे गई, फिर ऊपर गई। यहाँ पे जो बारिश है वो 15 सेंटीमीटर पर ईयर से कम है, वेजिटेशन कवर ना के बराबर है, इसीलिए इसको मरुस्थली भी बोला जाता है आपका इंडियन डेजर्ट को। ऐसा बोला जाता है कि ये जो पर्टिकुलर इलाका था, इट इज बिलीव्ड दैट ड्यूरिंग द मेसोजोइक एरा द एरिया वाज अंडर द सी, मतलब कई करोड़ों साल लाखों करोड़ों साल पहले ये जो इलाका था समुंदर के नीचे था। अब समुंदर के नीचे कैसे हो सकता है? तो देखिए ये बात क्लियर है, आपको पता है कि पेंजिया टूटा, अब हो सकता है पेंजिया से पहले पेंजिया भी टूटा रहा हो, कोई और सुपर कॉन्टिनेंट रहा हो। तो ये जो हमारी प्लेटें हैं ये लगातार मूव कर रही हैं, तो कोई भी जो पर्टिकुलर इलाका है हो सकता है कभी बर्फ के नीचे रहा हो सकता है कभी रेगिस्तान के नीचे रहा हो सकता है कभी पानी के नीचे रहा हो। तो ये जो हमारा थार डेजर्ट वाला इलाका है ये पानी के नीचे रहा है। इसका एविडेंस क्या है? तो एविडेंस अवेलेबल है फूड फॉसिल पार्क एट अकाल एंड मरीन डिपॉजिट्स अराउंड ब्रह्मसार नियर जैसलमेर। तो जैसलमेर के पास मरीन डिपॉजिट्स मिलते हैं और यहाँ से समुंदर पास नहीं है। यहाँ से अगर आप गुजरात और ओवरऑल कच्छ तक जाओगे तो रास्ता अच्छा खासा दूर है। तो मरीन डिपॉजिट्स यहाँ पे हैं, तो इसका मतलब हो सकता है कि हम समुंदर रहा हो सकता है ये हमारा अरेबियन सी वाला ही समुंदर रहा हो। इसके ऊपर भी एक बहुत लंबी चौड़ी ज्योग्राफिकल थ्योरी है, ठीक है भाई। ये जो अप्रोक्सीमेट एज है इन वुड फॉसिल्स की, जो कि ये बताते हैं कि यहाँ समुंदर रहा होगा, ये 180 मिलियन ईयर्स यानी 18 करोड़ साल। मेसोजोइक एरा, सब क्या पता भाई 18 करोड़ साल पहले क्या हुआ, समझ गए। फिर आप देखोगे जो अंडरलाइंग लॉक स्ट्रक्चर है डेजर्ट्स का वो पेनिनसुलर प्लेट्यू है। मतलब पेनिनसुला का जो पठार है ना, पठार जैसी चट्टान है नीचे, लेकिन उस चट्टान के ऊपर एक्सट्रीम एरिड कंडीशंस के ऊपर रेत जमा हो गई, बहुत फिजिकल वेदरिंग, विंड एक्शन, उन चट्टानों को भी गर्म कंडीशंस और खतरनाक हवाओं ने तोड़ के इतना एरोजन किया कि वहां पे बिल्कुल ही रेगिस्तान नजर आता है। प्रोनाउंस्ड डिजर्ट लैंड फीचर्स हैं, मशरूम रॉक्स मिलती हैं, सैंड ड्यून्स मिलते हैं, ओएसिस मिलते हैं। इनका शेप क्या है ये देखिए, डेजर्ट के भी इरोजनल और डिपोजिशनल लैंडफॉर्म फिजिकल ज्योग्राफी में कंप्लीट कर चुके हैं, वहां देखिए। फिर क्या बताया जा रहा है कि सम ऑफ द वेल प्रोनाउंस्ड डेजर्ट लैंड, ये तो बता दिया मैंने। On the basis of orientation, the desert can be divided into two parts. The northern part is sloping towards Sindh and southern parts towards Run of Kutch. Most of the rivers are ephemeral. The Luni River flowing to the southern part is of some significance. Low precipitation and high evaporation makes it a water deficit region. एक बार हम लोग इस डेजर्ट पे चलते हैं, हम इस डेजर्ट पे आ चुके हैं, एक बार इस डेजर्ट को समझने की कोशिश करते हैं। देखिए इस डेजर्ट की बात की जाए तो इसको दो भागों में बांटा गया, ऐसा आप इसको कह लो नॉर्दर्न भाग, इसको कह लो सदर्न भाग। ये जो नॉर्दर्न भाग का स्लोप है ना ये इस तरफ है, यहाँ पे सिंध प्रोविंस है पाकिस्तान की, तो इस तरफ इसका स्लोप जाता है। लेकिन ये जो सदर्न भाग है ना आपका, इसका स्लोप इस तरफ है साउदर्न साइड पे, तो ये बताया जा रहा है। तो ये जो सदर्न पार्ट है हमारे रेगिस्तान का, राजस्थान का, आप ये कह लीजिए थार डेजर्ट का, राजस्थान तो नहीं बोलना चाहिए क्योंकि गुजरात में भी डेजर्ट एक्सटेंड कर रहा है। तो इस डेजर्ट का जो साउदर्न पार्ट है दैट इज एक्सटेंडेड टुवर्ड्स रण ऑफ कच्छ, और जो आपका डेजर्ट का नॉर्दर्न पार्ट है दैट इज स्लोपिंग टुवर्ड्स सिंध। यहाँ पे जो भी नदियां हैं, देखिए उसका कोई प्रॉपर सोर्स तो है नहीं। अरावली से मान लो अगर नदी निकल भी जाती है तो वो नदी समुंदर तक पहुंचेगी इसकी कोई गारंटी नहीं है। कई बार तो क्या है कि वो नदी अंदर ही खो जाती है। तो होता ही है कि बहुत सी नदियां ऐसी इन इलाकों में जो कि समुंदर तक पहुंचती नहीं है, वो बीच में ही किसी ओएसिस में जाके मिल जाती है। ओएसिस आपको पता है कि रेगिस्तान के बीच में भी कहीं कहीं पे वाटर सोर्सेस हो जाते हैं। तो वो जो वाटर सोर्सेज है उन वाटर सोर्सेज को अंडरग्राउंड वाटर भी हो सकता है फीड कर रहा हो, या फिर हो सकता है आसपास की कोई नदी फीड कर रही है। तो ये जो ओएसिस होता है
ओएसिस बनते हैं आपके रेगिस्तानों के बीच में। बहुत सारी जो रेगिस्तान की नदियां हैं ना, ऐसा बोला जाता है कि वो ओएसिस में जाके गिर जाती हैं। अगर आप इनमें से किसी एक नदी की बात करो तो मैं आपको एक एग्जांपल दिखाता हूँ। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर आप इस पर्टिकुलर नक्शे को देखो तो क्या इस नक्शे में आपको ऐसी कोई नदी नजर आ रही है जो कि समुंदर तक नहीं पहुंच रही है, आपकी रेगिस्तान में खत्म हो जा रही है? तो जी हाँ, बिल्कुल ये लूनी नदी है। ये लूनी नदी ऐसे आ रही है और ओवरऑल समुंदर तक नहीं है, ये इनलैंड ही अपना पानी ड्रेन कर देती है मोस्ट प्रॉब्ली किसी ओएसिस में। तो किसी ओएसिस में जाके लूनी नदी अपना पानी डंप कर देती है, रन ऑफ का तक ये नहीं पहुंच पाती है। गॉट इट? फिर आगे बात करते हैं। इस इलाके में बहुत प्रेसिपिटेशन सॉरी बारिश कम है और इवेपोरेशन ज्यादा है, तो ओवरऑल रीजन कैसा हो जाएगा? वाटर डेफिसिट हो जाएगा। ये बात हमको पता ही है। कुछ स्ट्रीम्स कभी कभी पैदा होती हैं लेकिन कुछ डिस्टेंस तक वो बहती हैं और फिर खत्म हो जाती हैं। ओवरऑल जो रिवर्स यहाँ पे वो एफेमेरल है। एफेमेरल मतलब लास्टिंग फॉर अ वेरी शॉर्ट टाइम। जो लेक्स हैं और जो प्लायर्स हैं वहाँ ब्रैकिश वाटर है। ब्रैकिश वाटर तो भाई हो गई, वहाँ पे पानी का कोई सोर्स ही नहीं है, ना ज्यादा नदियां हैं और ना ही बारिश हो रही है, तो पानी फ्रेश वाटर कहाँ से होगा? ब्रैकिश ही होगा, मतलब खारा पानी होगा। और खारा पानी से नमक बनाया जाता है। तो राजस्थान में सॉल्ट मेकिंग जो एंटरप्राइजेज हैं वो काफी काम करते हैं। ठीक है भाई, लेकिन समझिए यहाँ पे भी सॉल्ट को उगाने के लिए थोड़े बहुत पानी की तो जरूरत है ही, क्योंकि सॉल्ट सूखेगा तभी तो आपको पानी मिलेगा। अभी रेत के बीच में तो सॉल्ट को सेग्रीगेट कर नहीं पाओगे। फिर बात करते हैं कोस्टल प्लेन्स की। ठीक है भाई, एक्टिव जियोमॉर्फिकल प्रोसेस की वजह से आप कह सकते हो कि हमारे जो ईस्टर्न और वेस्टर्न एज है वहां पे कोस्टल प्लेन्स बने, जैसे वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स और ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स। यहाँ पे देखिए, अगर आप ओवरऑल इस इलाके को देखोगे तो वेस्टर्न घाट्स के वेस्ट में आपको एक इस तरीके का स्ट्रेच नजर आ रहा है। दिस बेसिकली वेस्टर्न कोस्टल प्लेन। और ईस्टर्न घाट्स के ईस्ट में भी एक प्रकार का स्ट्रेच नजर आ रहा है। तो ये आपके कोस्टल प्लेन्स है, समुंदर से लगे हुए प्लेन इलाके जहाँ पे एग्रीकल्चर हो सकता है। बहुत सिंपल बात मैं बता देता हूँ। ईस्टर्न घाट्स के ईस्ट में हमारे जो ईस्टर्न कोस्ट है वहाँ पे जो कोस्टल प्लेन्स बनते हैं, सॉरी ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स बनते हैं वो बहुत चौड़े हैं, और जो हमारे वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स बनते हैं वो बहुत पतले हैं। ठीक है, अब इसकी वजह क्या है? वजह सिंपल है। देखिए, वेस्टर्न घाट्स के वेस्टर्न एज पे बहुत बारिश होती है और कोई बहुत लंबी नदी बह के यहाँ पे नहीं आती है हमारे वेस्टर्न एज में। अगर आप देखो तो वेस्ट में समुंदर में गिरने वाली नदियां बहुत लिमिटेड है। जैसे यहाँ पे आपको साबरमती नदी दिख रही है, जाके गल्फ ऑफ खम्बत में गिर रही है। नर्मदा हो गई, तापी हो गई, माही हो गया। अब इन सब नदियों में देखो ज्यादा पानी है नहीं, मैं आपको सही बात बताऊं। ठीक है, और नर्मदा तापी चूंकि रिफ्ट वैली में बहती हैं, अब चूंकि रिफ्ट वैली में बह रही नर्मदा तापी में पानी अच्छा है, रिफ्ट वैली में बह रही, रिफ्ट वैली की जो बेस है ना वो इतना खुरदुरा है कि उसमें से ज्यादा इरोजन हो नहीं पाएगा। जितना इरोजन इधर की नदियां जैसे कि महानदी हो गई, नीचे गोदावरी हो गई, कृष्णा हो गई, कावेरी हो गई, इनकी ट्रिब्यूटरीज जितना इरोजन करेंगे नर्मदा तापी कभी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि नर्मदा तापी रिफ्ट वैली में बह रही है और रिफ्ट वैली पठार के ऊपर है। पठार तो क्या पेनिनसुलर भी है, लेकिन रिफ्ट वैली के नीचे की जो चट्टाने है वो तो स्ट्रांग है, वो इरोड नहीं होती, तो नर्मदा तापी ज्यादा सेडिमेंट लेके नहीं आती। साबरमती में तो वैसे ही पानी कम है, माही में ज्यादा सेडिमेंट है नहीं। और यहाँ पे जो वेस्टर्न घाट्स है ना, इन वेस्टर्न घाट्स में पानी तो है, लेकिन पानी सेडिमेंट तब लाएगा जब सेडिमेंट बहुत लंबे समय तक पानी कवर करेगा। जैसे फॉर एग्जांपल एक नदी यहाँ से बह के यहाँ जा रही है तो कितने सेडिमेंट उसने रास्ते में उठाए होंगे, और एक नदी यहाँ से निकली और यहाँ जाके गिर गई आपके अरेबियन सी में, तो कितने सेडिमेंट उठा पाएगी। ऊपर से वेस्टर्न घाट की ऊंचाई बहुत होती है, एकदम से पानी गिरता है, तो ये तो पहाड़ी इलाका है, यहाँ तो ज्यादा इरोजन हो नहीं पाएगा, और नीचे भी इरोजन का ज्यादा स्कोप नहीं, चूंकि जगह बहुत कम है। तो कुल मिला के जो हमारा वेस्टर्न कोस्टल प्लेन है, ठीक है, वो बहुत ज्यादा चौड़ा नहीं हो पाया। क्योंकि क्यों बहुत ज्यादा चौड़ा नहीं हो पाया? क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमारे वेस्टर्न एज पे कॉन्टिनेंटल शेल्फ ना के बराबर है। एकदम से अगर आप वेस्टर्न शेल्फ पे वेस्टर्न कोस्ट पे अंदर जाओगे ना, एकदम से गहराई आ जाएगी। और मैंने आपको पहले भी बताया कि यहाँ द्वारका नाम की जो सिटी थी वो जमीन टूट के नीचे चली गई, अंडर वाटर चली गई। तो इंडियन मेनलैंड से बहुत सारी जमीन टूट के भी अंडर वाटर चली गई। तो पानी हमारे वेस्टर्न घाट्स पे एकदम गड्ढा हो रहा है, एकदम गहरा हो रहा है, कॉन्टिनेंटल शेल्फ वहां ना के बराबर है। उसकी एक वजह तो ये है कि यहाँ पे सबमर्जेंस हुआ है हमारी रॉक्स का, और उसकी एक वजह ये है कि ऐसी नदियां मिसिंग है जो कि यहाँ पे सेडिमेंट लेके आए, जमा करें और जमीन को बनाए। क्योंकि मैंने पहले भी बताया है कि जब लंबी
डिस्टेंसेस कवर करके नदियां आती हैं और वो डेल्टा बनाती है, तो वहाँ पे इमर्जिंग कोस्ट बनता है। और हमारा वेस्टर्न कोस्ट सबमर्ज्ड कोस्ट है। ये सबमर्ज्ड कोस्ट कैसे है पहले बता रखा है मैंने। इसीलिए ये सबमर्ज्ड कोस्ट है, चूंकि हमारा वेस्टर्न कोस्ट और बहुत ज्यादा इंडेंटेड है, इसलिए वहां से पोर्ट्स बनते हैं। देखिए पोर्ट में सुना होगा बहुत बड़े बड़े जहाज आके डॉक करते हैं, और बड़े बड़े जहाजों को डॉक करने के लिए गहराई चाहिए, और वो गहराई हमारे वेस्टर्न कोस्ट में मिलती है। ईस्टर्न कोस्ट पे आपने कोई बहुत बड़ा पोर्ट नहीं सुना होगा। चेन्नई की बात छोड़ दीजिए, चेन्नई के पास एक एन्नोर बन रहा है, इन सब की बात छोड़ो, वहाँ पे आर्टिफिशियल कंडीशंस बनाई गई हैं। लेकिन ज्यादातर देखोगे तो जो हमारा ईस्टर्न कोस्ट है ना, वहाँ ज्यादा नेचुरल पोर्ट नहीं है, क्योंकि वहाँ गहराई नहीं है पानी की, बड़े बड़े डेल्टा बने हुए बहुत जमीन है। लेकिन हमारे वेस्टर्न कोस्ट में मुंबई, कांडला, गोवा, मोर्मोगोवा, यहाँ पे सब आपको अच्छे हार्बर मिलेंगे। क्यों? क्योंकि पानी की गहराई ज्यादा है, तो शिप्स आराम से यहाँ पे डॉक कर सकते हैं। तो कांडला, मसगांव, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट, नवाशेवा, मार्मागोवा, मैंगलोर, कोची, जेएलएन पोर्ट, ये सब आपको यहाँ पे मिलेंगे। क्योंकि नेचुरल कंडीशंस हमारे वेस्टर्न एज पे सबमर्ज्ड कोस्ट है, जमीन टूट के नीचे चली गई है, रिवर सेडिमेंट लेके आ नहीं रही है, तो वहां पे कोई लैंड बन नहीं रहा है। लेकिन हमारे ईस्टर्न कोस्ट पे लैंड बन रहा है। ठीक है, तो ईस्टर्न कोस्ट पे लैंड बन रहा है, तो वहां पे आप देखोगे कि ज्यादा पोर्ट्स डेवलप नहीं हो सकते। और इसी लैंड बनने की वजह से जो हमारे ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स है ना, वो चौड़े होंगे, और वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स पे कोई भी सेडिमेंट नहीं आ रहा, कोई भी लैंड नहीं बन रहा है, एकदम से जमीन गहरी हो गई है। तो जो वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स पे जो प्लेन्स है वो बहुत पतले हैं। इसीलिए हमारे वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स पे जो मतलब वेस्टर्न कोस्टल एज पे जो प्लेन है वो प्लेन काफी पतले हैं। लेकिन ईस्टर्न एज ऑफ इंडिया पे जो प्लेन्स है वो प्लेन्स बहुत चौड़े हैं। अब अगर हम अपने वेस्टर्न कोस्ट को बांटें तो किन किन डिमेंशन से बांट सकते हैं? अगर आप गुजरात की बात करो तो गुजरात में जो कोस्ट है उसको कच्छ कोस्ट और काथियावाड़ कोस्ट कहा जाता है। तो गुजरात में जो गल्फ ऑफ कच्छ और जो रण ऑफ कच्छ के आसपास का जो लैंड, उसको आपने ये कच्छ कोस्ट बोल दिया। उसके नीचे आ गए काथियावाड़ वाले इलाके में तो काथियावाड़ कोस्ट बोला। महाराष्ट्र में कोंकण कोस्ट है। गोवा के कोस्ट को भी गोवान कोस्ट बोला जाता है, और कोंकण एक्चुअली भाषा को डिनोट करता है, कोंकणी को। तो महाराष्ट्र के बड़े इलाके में कोंकणी बोली जाती है, और मैं बता दूं गोवा में तो कोंकणी ही बोली जाती है। कर्नाटका के कुछ इलाके कोस्ट को मालाबार बोलते हो, और केरला का तो पूरा कोस्ट ही आपका मालाबार कोस्ट है। तो इधर आ जाओगे तो ये पूरा का पूरा आपको मालाबार कोस्ट मिल जाएगा। ऊपर तो यहाँ गोवान कोस्ट, इधर आपका कोंकण कोस्ट, ऊपर चले जाएंगे तो काठियावाड़ कोस्ट, फिर कच्छ कोस्ट। कुछ इस प्रकार से चीजें यहाँ बनती है, आपको दिख रही है। मालाबार कोस्ट की बात करेंगे तो यहाँ पे कयाल्स मिलते हैं आपको, बैक वाटर, इसमें फिशिंग भी होती है, इनलैंड नेविगेशन भी होता है, और स्पेशल अट्रैक्शन फॉर टूरिस्ट यहाँ पे बोट रेसेस होती हैं। नेहरू ट्रॉफी, जिसको आप वलमकल्ली बोट रेस बोलते हो, ये पूनामाड़ा कयाल में होती है। कयाल क्या है? बैक वाटर्स है। कयाल को केरला में बैक वाटर्स को कयाल भी बोलते हैं। ठीक है, बैक वाटर्स जहाँ पे समुद्र का पानी भी मिल रहा है आके, और नदियों का पानी भी मिल रहा है आके, तो खारा पानी है, तो उसके ऊपर लंबी लंबी बोट्स में रेसेस हुआ करती हैं। अगर आपने बागी वन मूवी देखी है, ये आपकी श्रद्धा कपूर और टाइगर श्रॉफ वाली, तो उसमें एक ऐसी बोट रेस दिखा भी रखी है। ठीक है, अब जैसा कि मैंने बताया वेस्टर्न कोस्टल प्लेन पतले हैं, लेकिन ईस्टर्न कोस्टल प्लेन ब्रॉड है, क्योंकि इमर्जेंट कोस्ट है, अलग अलग नदियां जाके अपना सेडिमेंट डाल रही हैं, बड़े बड़े डेल्टा बना रही हैं, तो जो चौड़ापना है आपका कोस्ट का वो बढ़ रहा है। तो कौन कौन सी नदियों का डेल्टा है? महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, ये सब मैंने आपको बता दिया। पोर्ट हार्बर यहाँ पे नहीं बन पाएंगे, ऑब्वियस सी बात है, गहराई नहीं है। कॉन्टिनेंटल शेल्फ 500 किलोमीटर बड़ी है, तो ऑब्वियस सी बात है आप ज्यादा यहाँ पे बार बार पोर्ट नहीं बना सकते। ईस्टर्न कोस्ट पे कुछ नाम पोर्ट्स के तो मैं बता चुका हूँ, अन्नौर पोर्ट, चेन्नई पोर्ट। आइलैंड्स की बात की जाए तो अगर आप देखो तो दो मेजर आइलैंड ग्रुप्स हैं इंडिया में, एक बे ऑफ बंगाल है, दूसरा अरेबियन सी। बे ऑफ बंगाल आइलैंड ग्रुप में 572 आइलैंड्स और आइलेट्स हैं। मतलब आइलैंड बड़ा होता है, आइलैंड का एक छोटा फॉर्म को आप आइलेट बोल सकते हो। ये जो बे ऑफ बंगाल में जो हमारा अंडमान एंड निकोबार आइलैंड है, इसकी जो लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट है, सॉरी लैटिट्यूडनल एक्सटेंट है 6 डिग्री नॉर्थ से 14 डिग्री नॉर्थ। आपको पता है हमारे मेन लैंड का जो सबसे साउदर्न मोस्ट पॉइंट है वो 8 डिग्री पे, लेकिन ये 6 डिग्री 45 मिनट क्यों है? क्योंकि इंदिरा पॉइंट इज द सदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया, और वो कहाँ पे है? निकोबार आइलैंड्स पे, अंडमान निकोबार पे। और अंडमान निकोबार आइलैंड्स का नॉर्दर्न मोस्ट रेंज क्या है? 14 डिग्री नॉर्थ। इनका लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट क्या है अंडमान निकोबार आइलैंड्स का? तो 92 डिग्री ईस्ट से 94 डिग्री ईस्ट। दो इंपॉर्टेंट आइलैंड्स हैं आपके अंडमान निकोबार आइलैंड्स के, रिची और लेबिरिंथ। अब थोड़ा मेहनत करिए, थोड़ा इस रिची, आर्किपेलागो और लेबिरिंथ आइलैंड को सर्च मारिए, थोड़ी मेहनत आप भी करिए। बहुत सी वीडियोस मैंने इमेजेस आपको दिखाई। आर्किपेलागो का मतलब समझते हो ना? आर्किपेलागो मतलब ग्रुप ऑफ आइलैंड्स। जैसे फॉर एग्जांपल इंडोनेशिया, इंडोनेशिया एक आर्किपेलागो है।
एक ऐसी कंट्री जो ग्रुप ऑफ आइलैंड से बनी है। आप देखोगे लक्षद्वीप क्या है, आर्किपेलागो। कनाडा भी एक आप कह सकते हो आर्किपेलागो, बहुत सारे आइलैंड्स आपको वहाँ पे मिल जाएंगे। ठीक है भाई, ये सब बातें यहाँ बताई गई। 26 दिसंबर 2004 को अंडमान निकोबार आइलैंड्स में सुनामी आई थी। 2003 में मैं घूमने गया था, ठीक है, उसके अगले साल आई थी, बच गए थे जैसे तैसे। अब आप देखो तो दो ब्रॉड कैटेगरीज में बटे हुए अंडमान निकोबार आइलैंड्स, अंडमान नॉर्थ में, निकोबार साउथ में, और इन दोनों को एक वाटर बॉडी सेपरेट करती है 10 डिग्री चैनल। 2014 के प्रीलिम्स में शायद ये सवाल पूछ दिया था सीधे सीधे कि अंडमान और निकोबार को कौन सेपरेट करता है, तो कौन करता है, 10 डिग्री चैनल सेपरेट करता है। अभी जो अंडमान निकोबार आइलैंड्स हैं, दे आर एन एलिवेटेड पोर्शन ऑफ सबमरीन माउंटेन्स। तो मान लो ये इंडिया है, ये यहाँ पे आपका अंडमान निकोबार है। तो ये जो ओवरऑल हिमालय ऐसे नॉर्थ से साउथ घूमे हैं ना आपके नॉर्थन ईस्टर्न हिल में आपका, तो ये नीचे समुंदर के नीचे से एक रिज आ रही है जो कि अंडमान और निकोबार आइलैंड्स पे आते आते आपकी सरफेस के ऊपर आ चुकी है। ठीक है, तो कुल मिला के आप समझ सकते हो कि जो इंडियन प्लेट है, इस इंडियन प्लेट के ही पार्ट है आपके अंडमान और निकोबार आइलैंड्स। ये जो हमारी हिमालयाज की ओवरऑल इतनी बड़ी माउंटेन चेंज है ना, जो कि अरुणाचल के दीफू पास के पास साउथ घूम गई, नॉर्थ ईस्टर्न हिल्स हमने माउंटेन्स देखे, वो आगे समुंदर के नीचे चली जाएगी और समुंदर के नीचे एक रिज, एक माउंटेन चेन के फॉर्म में दिखेगी, और ये माउंटेन चेन अंडमान और निकोबार आइलैंड्स के फॉर्म में बाहर निकलेंगे। ठीक है भाई, तो आप देख सकते हो क्या लिखा हुआ है। इट इज बिलीव्ड दैट द आइलैंड्स आर एन एलिवेटेड पोर्शन ऑफ सबमरीन माउंटेन्स, हाउएवर स्मॉलर आइलैंड्स आर वोल्केनिक इन ओरिजिन। जो छोटे छोटे आइलैंड से कुछ वोल्केनिक आइलैंड्स भी हैं यहाँ पे, जैसे बायरन आइलैंड एक वोल्केनिक आइलैंड है। इस पर्टिकुलर फिगर में देखो, यहाँ पे आपको दिख रहा है ना दोस्तों, ये जो इंडियन प्लेट है ऐसे नीचे आ रही है, फिर समुद्र के नीचे से आप देखोगे कि इस तरीके से ये इंडियन प्लेट ऐसे आ रही है नीचे। ये जो इंडियन प्लेट आ रही है ना, ये समुंदर में नीचे बहुत सारे रिजेस हैं यहाँ पे। ऐसा बोला जाता है कि ये रिजेस इसी प्लेट एक्टिविटी की वजह से, ठीक है ना, प्लेट एक्टिविटी की वजह से रिजेस, जैसे कि फॉर एग्जांपल आप देखो तो ये प्लेट आपकी यूरेशियन प्लेट में टच मार रही है, तो ये प्लेट इस तरफ भी टच मार रही है, तो यहाँ पे भी अंडर वाटर बहुत सारे माउंटेन्स खड़े हो गए, और ये जो अंडर वाटर माउंटेन्स है वो अंडमान और निकोबार आइलैंड्स की लोकेशन पे सरफेस के ऊपर आ गए। आपको पता है कि समुद्र के नीचे भी प्लेट एक्टिविटी चलती है, और वहां पे जब दो प्लेट्स आपस में टकरा रही हैं तो वहां पे भी माउंटेन बनेंगे। तो कुछ ऐसे ही माउंटेन आपके पूरे बे ऑफ बंगाल में बने हुए हैं जो कि अंडमान और निकोबार पे सरफेस के ऊपर आ जाते हैं। इस नक्शे में देखो दोस्तों, यहाँ बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, इंडिया नजर आ रहा है आपको। तो अरुणाचल प्रदेश के पास से जो आपके हिमालय है वो साउथ टर्न की है। अब आप यहाँ पे देखो, अगर आप नीचे देखोगे, यहाँ पे आपको अंडमान और निकोबार आइलैंड्स नजर आ रहे हैं। इस अंडमान निकोबार आइलैंड्स में नीचे देखो, आपको यहाँ पे बहुत सारी लंबी लाइन सी दिख रही है। ठीक है, तो ये म्यांमार के साउथ से देखोगे तो अंडमान और निकोबार आइलैंड्स तक एक लंबी लाइन सी आई हुई है। ये जो लंबी लाइन आई हुई है ना, ये अंडर वाटर माउंटेन्स है। ठीक है ना, ये अंडर वाटर माउंटेन्स है, और ये अंडर वाटर माउंटेन्स जब बाहर आ गए तब ये अंडमान एंड निकोबार आइलैंड बन गए। सिंपल। कुछ आइलैंड्स वॉल्केनिक है, मतलब नीचे वॉल्केनोज भी बन रहे हैं, दो प्लेट्स हैं तो कहीं ना कहीं तो वॉल्केनो भी फटेगा। वो वॉल्केनो अगर बड़ा होकर समुद्र के ऊपर आ गया तो वो वॉल्केनिक आइलैंड होगा। बायरन आइलैंड एक वॉल्केनिक आइलैंड है, दिस इज द ओनली एक्टिव वॉल्केनो इन निकोबार आइलैंड्स। भगवान की दया से और एक्टिव वॉल्केनो नहीं है, नहीं तो जान माल का नुकसान करते। कुछ और इंपॉर्टेंट माउंटेन पीक्स की बात की जाए अंडमान निकोबार आइलैंड्स में, तो सैडल पीक है नॉर्थ अंडमान में 738, माउंट डियावालो मिडिल अंडमान में 515, माउंट कयोब और माउंट थ्योलन, ये तो खैर आप पढ़ ही रहे हो, सामने सामने लिखा हुआ। फिर आप देखोगे तो जो कोस्ट है आपके अंडमान के, वहाँ बहुत सारे कोरल डिपॉजिट्स हैं। यहाँ कन्वेक्शनल रेनफॉल होती है और इक्वेटोरियल टाइप ऑफ वेजिटेशन है। इक्वेटोरियल टाइप ऑफ वेजिटेशन मतलब यहाँ पानी बहुत बरसता है, तो पानी बहुत बरसता है तो इक्वेटोरियल टाइप ऑफ वेजिटेशन होगी। और कन्वेक्शनल रेनफॉल का मतलब समझते हो कि पानी गर्म हुआ, वो भाप बना, ऊपर गया, बादल बना, बादल बरस गए, इसको आप बोलते हो कन्वेक्शनल रेनफॉल। यहाँ पे साउथ वेस्ट मानसून वाला जो फिनोमिना है वो काफी एक्टिव रहता है। तो ये रहा आपका इंडिया, ये रहा आपका अंडमान निकोबार आइलैंड्स। हवाएं बह के आ रही है साउथ वेस्ट मानसून की, यहाँ पे ऐड करेंगे, काफी बारिश करवाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं कि अंडमान निकोबार आइलैंड्स को बारिश के लिए साउथ वेस्ट मानसून की जरूरत है, क्योंकि ये समुद्र से चारों तरफ से घिरा हुआ है, ज्यादा चौड़ा है नहीं, अच्छी खासी सूरज की गर्मी यहाँ पे पहुंचती है, जो कि 6 डिग्री आप कह सकते हो नॉर्थ है, इसका एक्सटेंशन 14 डिग्री, तो भाई बहुत पास है ये इक्वेटर के, तो गर्मी यहाँ अच्छी खासी होती है, पानी यहाँ बहुत भाप बनता है, ऊपर क्लाउड्स बनते हैं, शाम तक बरस जाता है, तो पानी अच्छा खासा बरसता है अंडमान निकोबार में, इसलिए इसको कन्वेक्शनल रेनफॉल कहा जा रहा है। और इक्वेटोरियल वेजिटेशन तो होगी रीजन में यहाँ पानी बहुत बरसता है।
फिर दूसरे ग्रुप ऑफ आइलैंड्स हो गए आपके लक्षद्वीप एंड मिनिकॉय। दे आर स्कैटर्ड बिटवीन 8 डिग्री टू 12 डिग्री नॉर्थ एंड 71 डिग्री टू 74 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड। अब ये तो रटी लो, 8 से 12 डिग्री नॉर्थ में है आपके लक्षद्वीप आइलैंड्स, लक्षद्वीप और मिनिकॉय, और 71 डिग्री से 74 डिग्री ईस्ट। मैंने जो 2 वीडियोस बनाई वो डेफिनेटली देख लेना, रीजन बीइंग कि उनको देखे बिना आपके यहाँ पे ये लेक्चर पूरा नहीं है। बहुत सारी चीज़ें एनसीईआरटी में लिखी नहीं है जो कि डिटेल मैंने दूसरी वीडियोस में कवर की है। लक्षद्वीप की अगर आप बात करोगे तो यहाँ पे आपको आइलैंड्स दिख रहे हैं लक्षद्वीप के जो इंपॉर्टेंट आइलैंड्स हैं, तो आप कह सकते हो कावराती आइलैंड, अगाती आइलैंड, कदमात आइलैंड, मिनिकॉय आइलैंड, ये कुछ बहुत इंपॉर्टेंट आइलैंड्स हैं आपके केरला के, ये मतलब लक्षद्वीप के। लक्षद्वीप काफी पास है आपके केरला से, ठीक है। आगे बात करते हैं इनकी, हमने लैटिट्यूडनल एक्सटेंट देख ली, लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट देख ली। ये जो आइलैंड्स है दे आर लोकेटेड एट अ डिस्टेंस ऑफ 280 टू 480 किलोमीटर्स ऑफ केरला कोस्ट। ये जो डिस्टेंस है वो आपको इस पर्टिकुलर फोटो में भी नजर आ रहा है। ये जो बित्रा नाम का आइलैंड है ये लगभग 483 किलोमीटर्स दूर है, ठीक है। और ये जो कल्पेनी है ये सबसे पास है, 287 किलोमीटर्स दूर है। मिनिकॉय आपका 398 किलोमीटर्स दूर है फ्रॉम कोची। ये सब कोची से डिस्टेंस को बता रहे हैं, ठीक है भाई। ये जो आइलैंड्स हैं वो कोरल डिपॉजिट से बने। अब अगर कोरल डिपॉजिट से बने तो इसका क्या मतलब, इसका मतलब ये कि जहां जहां पे आइलैंड्स बने वहां पे समुद्र की गहराई ज्यादा नहीं होगी, क्योंकि समुद्र के ऊपर अगर कोरल्स आ रहे हैं तो 2 ही फैक्टर्स हो सकते हैं। तो समुद्र के नीचे कोई जमीन उठी हुई होगी, उसके ऊपर कोरल्स डेवलप होकर ऊपर आ गए, या फिर वहां समुद्र की गहराई होगी तो कोरल्स नेचुरली डेवलप होकर ऊपर आ गए। बट बेसिकली कोरल्स की वजह से, कोरल पॉलिप आपने सुना होगा, कोरल्स मेरे नाम के साथ सर्च मारी, मैंने वीडियोस बना रखी, कोरल्स कैसे बनते हैं, जूज़ैंथेले का क्या प्रोसेस होता है, मैंने सब समझा रखा है। तो धीरे धीरे कोरल डिपॉजिट्स अगर पानी के सरफेस के ऊपर आ गए तो कोरल आइलैंड्स बनते हैं। तो लक्षद्वीप आपके कोरल आइलैंड्स है। सिंपल, कोरल एक्टिविटी की वजह से बने, मतलब यहाँ पे कोई प्लेट टेक्टोनिक की वजह से माउंटेन नहीं बना है, ना ही वॉल्केनिक माउंटेन है। तो कोरल सिमिलर प्रोसेस कर करके जमीनी सरफेस से ऊपर सतह पे कोरल डिपॉजिट्स करते गए, जब ये डिपॉजिट्स पानी के ऊपर आ गए तो कोरल आइलैंड बन गया। या फिर नीचे कोई पहाड़ है, उस पहाड़ के ऊपर कोरल एक्टिविटी होने लगी, वो डिपॉजिट्स ऊपर आ गए, तो उसके चलते यहाँ पे आप कह सकते हो कि कोरल्स दिखने लगे। टोटल 36 आइलैंड्स है, जिसमें से 11 इनहेबिटेड है, बाकी इनहेबिटेड नहीं है। जो इनहेबिटेड नहीं है वहाँ पे काफी बायोडाइवर्सिटी, अक्सर कर भारत सरकार अपने ऑफिशियल्स को वहाँ पे भेजती रहती है। हमारे बेसेस टेम्पररी वहाँ पे बना रखे गए। मिनिकॉय आइलैंड सबसे बड़ा आइलैंड है, 453 स्क्वायर किलोमीटर जितना बड़ा। एक्चुअली में ये गलत लिखा है, 4.53 स्क्वायर किलोमीटर होगा, चूंकि ज्यादा बड़ा नहीं है आपका लक्षद्वीप, ठीक है। जो एंटायर ग्रुप ऑफ आइलैंड्स इट इज ब्रॉडली डिवाइडेड बाय 10 डिग्री चैनल, नॉर्थ ऑफ विच इज अमीनी आइलैंड एंड टू द साउथ इज कन्नानौर आइलैंड। तो अमीनी और कन्नानौर आइलैंड के बीच में जो चैनल है वो आपका 10 डिग्री चैनल है, ओके। तो अमीनी और कन्नानौर आइलैंड के बीच में। अच्छा मुझे ये बताइए, मिनिकॉय आइलैंड को नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए कि मिनिकॉय आइलैंड को बाकी आइलैंड ग्रुप के साथ कौन सा लैटिट्यूड हटाता है। देखिए जो चैनल है ना 10 डिग्री चैनल, ये बेसिकली 10 डिग्री लैटिट्यूड है। तो व्हाट सेपरेट्स मिनिकॉय फ्रॉम द रेस्ट ऑफ लक्षद्वीप आइलैंड्स, ये मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में बताओ। और एक और क्वेश्चन बनाओ, अगर आप मिनिकॉय से और साउथ में चले जाते हो तो आ जाएगा मालदीव्स। तो मिनिकॉय और मालदीव्स को कौन सा लैटिट्यूड अलग करता है। तो मिनिकॉय को बाकी लक्षद्वीप के आइलैंड से कौन सा लैटिट्यूड अलग करता है, और मिनिकॉय के साउथ में आप चले जाओगे तो मालदीव्स और मिनिकॉय को कौन सा लैटिट्यूड अलग करता है, ये बताइए। मैं आपको एक और बात बताता हूँ इंटरेस्टिंग, मिनिकॉय का जो कल्चर है वो मालदीव्स के ज्यादा मैच करता है, ना कि बाकी लक्षद्वीप के साथ। चूंकि मिनिकॉय डिस्टेंस में देखो तो मालदीव्स के काफी पास है, ठीक है भाई। तो ये सब चीजें यहाँ पे बता रखी गई हैं। The islands of this archipelago have storm beaches consisting of unconsolidated pebbles, shingles, cobbles and boulders of the eastern seaboard। से इस प्रकार की चीजें यहाँ पाई जाती हैं। तो ये था भाई पूरा लेक्चर, काफी बड़ा हो गया। मैंने आपको बहुत सारी और वीडियोस का रेफरेंस दिया है, जब तक आप इन वीडियोस को नहीं देखोगे द पर्पस इज नॉट सॉल्व। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स। जितना ज़्यादा हो सके ज्वाइन बटन दबाइए, मुझे ज्वाइन बटन की बहुत ज़रूरत है, इसके मैं बार बार बोलता हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको थोड़ा सा भी फायदा हो रहा है तो दबाइए, नहीं हो रहा है तो फिर कोई बात नहीं। इंस्टाग्राम पे चाहे तो फॉलो कर सकते हैं, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ इन वीडियोज़ को शेयर करें। हैव अ ग्रेट डे फ्रेंड्स, गुड बाय, टेक केयर।